नमस्कार साथियों, और एक नए शुभ संदेश के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हो सलाम जी चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ साथियों, जो कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था, जो कि वर्ग 1 का था। और इस बार वर्ग 1 का जो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, जो कि 12/1/2023 से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। और अंतिम तिथि यहाँ पे दिया गया है साथियों 27/1/2023। यही डेट आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया साथियों, ताकि आपको पता चल सके कि ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। और आप सबसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, कि आप 12/1/2023 से 27/1/2023 तक बहुत ही जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करें। लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि बहुत बार होता है क्योंकि हम लास्ट डेट का वेट करते हैं और बाद में हम बहुत पछताते हैं, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, जिससे कि बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। तो ऐसी गलती आप ना कर बैठे, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, ताकि आपको सही जानकारी बहुत ही फास्ट मिल सके। और हमारे पास में समय बहुत कम है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम भी बहुत फास्ट होने वाला है। तो आप फॉर्म फिल करें, उसके बाद में अपनी जो तैयारी है वो लगन और जुनून के साथ तैयारी कर सके, ठीक है। तो इसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं, उनसे भी मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूँ। मेरा जो संदेश था वो तो आपने देख ही लिया। और थोड़ा सा इसमें वीडियो में अगर रुकते हैं तो आपको और जो जानकारी मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे आपको लगने वाला क्या क्या है, क्या क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, फीस क्या रखा गया है, अन्य जो क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, उससे भी मैं आप लोगों को अवगत करा पाऊँगा, ठीक है। तो ये तो हो गया साथियों डेट का, जो कि 12/1/2023 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। वर्ग एक का फाइनली ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे दिया गया है साथियों 27/1/2023 का, ठीक है। और एक यहाँ पे जो आवेदन संशोधन, यानी कि आपके आवेदन में कोई त्रुटि अगर होती है, तो आप 12/1/2023 से जो कि 1/2/2023 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जो ऑनलाइन डेट का। उसके बाद में यहाँ पे अब जो फीस की हम यहाँ पे चर्चा करें साथियों, तो फीस अलग अलग रखा गया है। जैसे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 500 रुपये, और यहाँ पे विभाग शुल्क लिया जाएगा आपसे 100 रुपये, यानी कि टोटल कुल मिला के अगर देखा जाए तो 600 रुपये आपको फीस लगेगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर आरक्षित तौर पर आते हैं, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सख्त जन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 250 रुपये फीस लिया जाएगा। और उसके बाद में जो पोर्टल यानी कि विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे शुल्क लिया जाएगा आपसे 50 रुपये, यानी कि टोटल मिला के 300 रुपये फीस है, ठीक है। तो ये तो हो गया, फीस पे हमने चर्चा कर लिया। और ऑनलाइन आवेदन की उसके माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी होते हैं, एमपी ऑनलाइन का जो पोर्टल चार्ज यहाँ पे देना होगा 60 रुपये, ठीक है। और इसके बाद में इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क यहाँ पे 20 रुपये लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो गया साथियों, फीस को लेके हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया। उसके बाद में हम यहाँ पे नज़र डालते हैं एग्ज़ाम पे, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो एग्ज़ाम होगा साथियों, इसका परीक्षा दिनांक जो कि रखा गया है 1 मार्च, ठीक है, 2023, यानी कि समय बहुत कम है साथियों। इस फॉर्म को फिल करें, उसके बाद में अपनी जो तैयारी है वो इतना एनर्जी के साथ में तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कम है और इतने समय में हमें कवर भी करना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 2 चरण में एग्ज़ाम होने वाला है साथियों। प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। इस टाइम पे पहुँचना है। उसके बाद में महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय आपको दिया जाएगा यहाँ पे 10 मिनट का, ठीक है, यानी कि 8:50 से 9 बजे तक, ठीक है। उसके बाद में उत्तर अंकित करने का, यानी कि आपको आपका जो पेपर है उसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जो कि 9 बजे से 11 बजे तक होगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला जो सेकंड शिफ्ट जो होगा साथियों, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा, जो कि ये आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा 1:50 से 2 बजे तक, ठीक है, यानी कि 10 मिनट का समय होगा, ठीक है। इसी प्रकार अतिरिक्त यानी कि प्रश्न पढ़ने का आपको समय दिया जाएगा सेकंड शिफ्ट के लिए भी उतना ही है, 2.5 घंटे का, यानी कि 2 बजे से 4 बजे, यानी कि 4:30 तक आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया साथियों, हम लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम पे हमने चर्चा कर लिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ रूल्स दिया गया है उससे भी अवगत करा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती है। कभी कभी क्या, वहाँ पे जाने के बाद में, एग्ज़ाम सेंटर के जाने के बाद में आपको वंचित भी किया जा सकता है। इससे अच्छा यही है साथियों कि आधार पंजीयन करा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही ये आधार मान्य, यानी कि आधार मान्य होगा, ठीक है। उसके बाद में बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद में यह कहा जा रहा है साथियों कि फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता
पहचान पत्र एवं पैन कार्ड। उसके बाद में पैन कार्ड के बाद में यहाँ पे कहा जा रहा साथियों कि आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और लाइसेंस तथा पासपोर्ट। पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में है साथियों नेक्स्ट अभ्यर्थी को नियमित पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय के अतिरिक्त अपना ई आधार एवं आधार कार्ड हो गया, चाय प्रति एवं नंबर इत्यादि की जानकारी लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्द में ये कहा जा रहा है क्योंकि बाई चांस कभी आपके पास में आधार कार्ड अगर आप भूल गए हो जल्दी में, तो आपको आपके पास में आपका आधार नंबर भी पता होना चाहिए, जिससे कि आपको वहाँ से एग्ज़ाम देने से आपको वंचित नहीं किया जाएगा कि यह नोटिफिकेशन में कहा गया है, ठीक है। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें कि आप आधार कार्ड लेके ही ना जाए, बाई चांस कभी हो जाता है तो यहाँ पे आपको वहाँ से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन में है उसे वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बिना आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे नहीं माना जाएगा, ठीक। उसके बाद में परीक्षार्थियों को परीक्षा की रिपोर्टिंग समय पर आपको पहुँचना अनिवार्य होगा। अनुमति इसके अलावा अनुमति नहीं दी जाएगी अगर आप इसके लेट होते हैं तो, ठीक है। इसके पश्चात विलंब से यहाँ पे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं किया जाएगा, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया परीक्षा के कुछ रूल्स दिए गए हैं, उनसे मैंने आप लोगों को अवगत करा दिया। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों क्वालिफिकेशन पे, क्योंकि ये पार्ट हमारे लिए समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 1 का यहाँ पे फाइनली जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। वर्ग 1 के लिए क्या किया जा रहा है, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग राज्य शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम जो कि 2018 भर्ती नियम 2018 क्या बता रहा है, भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य विभाग सेवा शर्तों एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधन निर्देश अनुसार यानी कि पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। पद का नाम आप देख पा रहे होंगे उच्च माध्यमिक शिक्षक। उसके बाद में पद श्रेणी जो कि द्वितीय श्रेणी के लिए है। आवेदक पत्र यानी कि निर्देश पुस्तक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के विभाग निर्देश अनुसार होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आवेदन है यहाँ पे जो भोपाल विभाग के निर्देश अनुसार ही यहाँ पे आवेदन किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कहा जा रहा है साथियों कि जो शैक्षणिक अर्हता रखने वाले परीक्षा केंद्र यहाँ के मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के अनुसार होगा यहाँ भी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पार्ट तो समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों, क्योंकि हमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, हम मतलब कौन से क्वालिफिकेशन यानी कि हमारा क्या स्तर होना चाहिए तो हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों के मन में होता है। तो वही मैं आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी डाउट कर रहे होंगे साथियों कि जिनका मतलब MSc रनिंग चल रहा है यानी कि PG रनिंग चल रहा है, वो उनके लिए भी वो भी क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे पूरा बताया गया है। सो वो भी हम यहाँ पे पूरा समझने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों की शैक्षणिक अर्हता में यहाँ पे रखा गया संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ में B.Ed या उसके समकक्ष आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये कहा जाता है साथियों स्पष्ट शब्दों में कि आपके पास में स्नातक उत्तर मतलब आपके पास में MA हो या M.Com हो या फिर MSc हो, कोई भी सब्जेक्ट PG का हो, और उसके साथ में आपके पास में B.Ed होना चाहिए। द्वितीय श्रेणी मतलब यहाँ पे ये कहा जाता है साथियों कि अगर आपका परसेंटेज 50 भी है, 50% भी है, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 50% यानी कि स्नातक उत्तर यानी कि आपके पास में PG में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में संस्कृत पाठशाला में उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय एवं वित्तीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होगी, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कहा जा रहा है साथियों कि इसके अतिरिक्त B.Ed प्रशिक्षण होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा था क्योंकि B.Ed आपके पास में होना ही चाहिए, ठीक। उसके बाद में विषय पात्रता यानी कि शिक्षक पात्रता हेतु अर्हता के लिए यहाँ पे प्रवर्ग मतलब आपको यहाँ पे टोटल जो नंबर लेना है साथियों वो लेना है 150 में से 75 यानी कि 50% नंबर आपको लेके आना है, जो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों एवं दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पे रखा गया है यानी कि कमज़ोर छात्रों के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो अन्य आते हैं उन्हें यहाँ पे 60% पे
क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ यहाँ पे और जो रूल्स दिए गए हैं उससे भी आप लोगों को अवगत करा देता हूँ साथियों। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में क्या देखा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति एवं सूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति जो कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के मूल निवासी होना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं या अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं या फिर कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आपका मतलब मूल निवासी यानी कि मध्य प्रदेश का निवासी होना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, केवल उन्हें न्यूनतम 50% आहर्ता अंक का लाभ तक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में जब उसके पश्चात मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वेद प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा तथा अन्य राज्यों के आवेदन पत्र मूल यानी कि के लिए न्यूनतम आहर्ता यानी कि यहाँ पे रखा गया साथियों अन्य राज्यों के लिए रखा जाएगा यहाँ पे 60%। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट शब्द में ये कहा जा रहा है साथियों कि अगर आप अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो यहाँ पे आपको 50% का आरक्षण यहाँ पे 50% में क्वालिफाई माना जाएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे 60% के आधार पर ही क्वालिफाई माना जाएगा, अन्यथा आप यहाँ से नॉट क्वालिफाई हो जाऊंगे। ठीक है, उसके बाद में दिव्यांगजन जो आवेदकों के लिए न्यूनतम आहर्ता यहाँ पे 50% रखा गया है। ठीक है, शिक्षक पात्रता है, शिक्षक पात्रता में जो आहारकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या जा रहा साथियों, विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। शिक्षक पात्रता हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। ठीक है, जो कि 18 यानी कि 2018 के इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी तथा 2018 इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहत अभ्यर्थी को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है साथियों कि यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका पात्रता परीक्षा यानी कि वर्ग 1 का हुआ, वर्ग 2 का हुआ, अभी फिलहाल में क्या वर्ग 1 का चल रहा है, इसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो इसके बाद में जब भी वैकेंसी आएगी प्रवेश परीक्षा के लिए, तो उसमें माफ़ कीजिएगा, पात्रता परीक्षा के लिए जब भी वैकेंसी आती है, जब भी ऑनलाइन स्टार्ट होता है तो उसमें आपको यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं देना होगा, क्योंकि ये जो आजीवन मतलब ये जो आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो ये आजीवन ही रहेगा। जब भी वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं संविदा वर्ग 1 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ग 1 का के लिए ही होगा। ठीक है, तो यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि आजीवन वैधता लागू होगा। इसके बाद में आपको इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं, शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहत रखने के बाद में पुनः आपको एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं देना होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ भी कहा जा रहा था कि शिक्षक के लिए रिक्त पदों एवं नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहत अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा तथा नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालन आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या जा सकते हो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में, ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था साथियों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट ये होगा कि क्या मेरा रनिंग चल रहा है तो मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, या फिर मैं लास्ट ईयर में हूँ तो मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये भ्रम था, वही भ्रम मैं आप लोगों को दूर करना चाहूँगा साथियों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो कि निर्धारित शैक्षणिक आहरण व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, क्या बोला जा रहा है, अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान दे साथियों कि अगर आपका लास्ट ईयर है, मतलब एमएससी लास्ट ईयर हो, एमकॉम लास्ट ईयर हो या फिर एमए लास्ट ईयर हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे हो, उसमें अगर आपका लास्ट ईयर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में बैठने की यहाँ पे आपको अनुमति दी जाएगी, मान्य होंगे। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता संबंधित आहत अर्जन के संदर्भ में तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा में विज्ञापन की तिथि हेतु
अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची एवं आदि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो इसमें अगला पॉइंट है यहाँ पे ऐड करके दिया उन्होंने कि किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास में शैक्षणिक योग्यता नहीं है, जिनके पास में शैक्षणिक योग्यता नहीं अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवसाय योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, मतलब वो फर्स्ट ईयर में है, मतलब वो सेकेंड ईयर यानी कि अंतिम चरण में नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। ठीक है, और ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत तरीके से गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। इस शब्दों को विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि आपको यहाँ पे गलत जानकारी देकर सम्मिलित नहीं होना है, अगर होते भी है तो नियुक्ति हेतु अमान्य माना जाएगा, यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। और ऐसे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं, किंतु उनके पास में मध्य प्रदेश के समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं है, जो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनरक्षित प्रवर्ग के लिए आधारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा के अनरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थी मान्य की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य किया जाएगा, यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे साथियों विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन समय प्रचलित नियमों के अनुसार भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष 21 ईयर की आयु पूर्ण करनी होगी। अब यहाँ पे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है साथियों कि आपका जो एज है 21 ईयर होना चाहिए 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा। ठीक है, वर्ष की आयु पूर्ण करनी होगी। ठीक है, उसके बाद में विभाग द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या जा रहा था कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विषय अनुसार आयोजित किया जाएगा, मतलब आपके पास में जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा और भर्ती के परिशिष्ट 1 में उल्लेखित नियमानुसार यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं। और यहाँ पे वेतन की बात करें साथियों तो वेतन बहुत है, 36,200 रुपये प्लस आपका जो महंगाई भत्ता भी यहाँ पे ऐड किया गया है, मतलब मिनिमम ये मान लीजिए 40,000 लगभग 40 से 45,000 रुपये आपका यहाँ पे वेतन होने वाला है। तो एक यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो संदेश है आप लोगों के लिए, और ये जो वैकेंसी है ना साथियों, इसमें तो आपको क्वालिफाई होना ही चाहिए या होना ही है, क्योंकि ऐसा मौका शायद बाद में कब मिलेगा ये तो नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आप अपनी जो तैयारी है वो आप बहुत ही अच्छा से कीजिएगा और इस सीट को एक सीट तो आप हासिल ही कर पाओ, ऐसी मैं गॉड से विनम्र निवेदन करता हूँ साथियों। और इसी के साथ में आज का जो वीडियो है यही मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का जो मकसद मेरा यही था कि आप तक जानकारी पहुँचे और आप सतर्क हो जाओ कि ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है और बहुत जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो चैनल है साथियों एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ ऐसे में बहुत ही फास्ट आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल जाए, और इसके बाद में और जो भी नोटिफिकेशन आता है वर्ग 1 का वो भी मैं बहुत ही फास्ट आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।